हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक एट द प्लेटफॉर्म ऑफ मेंटल एकेडमी। जो आरएस की मैगजीन थी जिसके अंदर अप्रैल 2023 से लेकर के 30 मई 2024 तक के जो इम्पोर्टेंट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो करंट अफेयर के टॉपिक्स थे और जो मेंस के एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है उसको हम कवर कर रहे थे। पॉलिटी सेगमेंट हमने स्टार्ट किया था, इंटरनेशनल रिलेशन और मिसलेनियस के टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अंदर जो हमारा पॉलिटी के अंदर जो सेकंड क्लास है ये, और इस क्लास के अंदर हम आज बात करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ की या फिर दल बदल विरोधी कानून की। थोड़ा सा आपको ये हल्का सा जानने की ज़रूरत है एक्चुअली क्या है ये एक्ट और ये कैसे आया। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हम समझ लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हम बात करेंगे। बात करने से पहले ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट में रहा है और इस से क्वेश्चन आने की एक प्रबल संभावना हमें एग्जाम में दिखाई देती है। तो हुआ क्या, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप जानते हैं शेड्यूल्स हैं। जो शेड्यूल 10th है, 10वां भाग है, इस 10th शेड्यूल के अंदर हमने क्या किया, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपके 8 ही भाग थे, उसके बाद 10th शेड्यूल को हमने ऐड किया। और ये कब ऐड किया, इसके लिए हमने 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए। जैसे रिसेंटली अभी आपने देखा 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके तहत हमने जो महिला आरक्षण अधिनियम है उसको पारित किया। इसी प्रकार से 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, और ये आया कब था, ये एक्ट आया था 1985 में। क्लियर है। तो हमने इस 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1985 में हमारे संविधान के अंदर 10वां भाग ऐड किया, और इस जो 10th भाग को हमने ऐड किया, इसको बड़े ही फेमस तरीके से जिस एक्ट के नाम जाता है उसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन एक्ट। ठीक है, इसी को हम दल बदल विरोधी कानून के नाम से जानते हैं। अब ये हमेशा से ही चर्चा में बना रहा है और एग्जामिनर्स का बड़ा फेवरेट क्वेश्चंस भी रहा है, क्योंकि एक तो करंट अफेयर में चलता भी है और कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती है और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसमें बदलाव की मांग भी चलती है। हुआ क्या, महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शंस हुए और महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बने। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद कुछ समय बाद देखा गया कि जो महाराष्ट्र की शिवसेना पार्टी है, उस शिवसेना पार्टी में उद्धव ठाकरे सीएम थे। उनमें से एक गुट उनसे अलग हो जाता, उनसे नाराज होता, जो भी उनकी वजह थी, और उसके लीडर बन के आते हैं एकनाथ शिंदे। अब एकनाथ शिंदे के पास कितने थे, 40 विधायक थे, और इनका समर्थन लेकर के और बीजेपी के साथ ये अपना अलायंस करते हैं। अलायंस करने के बाद एकनाथ शिंदे गुट ने क्या किया, अपनी वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म कर ली। गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद जो वहाँ पे गवर्नर थे, उन्होंने इनको बोला, जो एग्जिस्टिंग पहले की शिवसेना के उद्धव ठाकरे थे, कि आप अपना ट्रस्ट वोट लेके आओ, अपना विश्वास मत लेके आइए हाउस के अंदर। और विश्वास मत लाने से पहले ही, क्योंकि वो विश्वास तो खो चुके थे, अब नंबर्स थे नहीं उनके पास शिवसेना के, तो उन्होंने क्या किया, अपना इस्तीफा दे दिया। मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट लेके गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो वहाँ पिक्चर में आ जाता है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ जो 1985 के अंदर ओरिजिनली जोड़ा गया था, उसके अंदर ये था कि यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी में से 1/3 सदस्य, कितने, यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी में से 1/3 सदस्य उस पार्टी से अलग विचारधारा या कोई बात लेकर निकलते हैं, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत नहीं होगा, वो उस पार्टी के खिलाफ हो सकते हैं और वो अपनी कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बन सकते हैं, और वो जो सदस्य होंगे 1/3, उनको आप पद से नहीं हटाएंगे। ये था। लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि इसका मिसयूज होने लग गया। 1/3 मेजोरिटी तो आसान था मैनिपुलेट करना। तो अब उसके बाद 1985 में ये था, साल 2003 आते आते दोबारा से इसी एक्ट के अंदर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत बदलाव किया गया और इस 1/3 सदस्यों को 2/3 किया गया। यानी कि यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी में 2/3 सदस्य यदि वो एग्री नहीं है, तो वो नई पार्टी बना ले या कुछ भी कर ले, वो एंटी डिफेक्शन के तहत नहीं आएगा, और जो भी एमएलएज हैं उनको आप पद से नहीं हटा सकते। ये तो हो गया क्लियर। तो ये अब लेटेस्ट अपडेट क्या है कि 2/3 सदस्य यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा से अलग होते हैं और वो सदस्य यदि आपस में अपना डिसीजन लेते हैं, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत नहीं आएगा। तो शिंदे फैक्टर 40 विधायक थे, ये 2/3 से अधिक हैं, तो इस कारण से ये तो हटे नहीं। और स्पीकर ने क्या किया, अब इसका जो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो भी निर्णय लेना पावर होती है ना, वो होती है स्पीकर के पास में, स्पीकर या चेयरमैन जो भी है। स्पीकर ने उसके ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं, और एक्शन नहीं लेने से क्या हो गया, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और बाद में ये सीएम बन जाते हैं और सरकार इनकी बन जाती है। अब एक फैक्चुअल नोट और देख लो कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस पे लागू होता है। ये तो हमने बात कर ली मेंबर्स का, भाई 1/3 और 2/3। इसके अलावा
कौन ऐसे हैं जो इस एक्ट के तहत उनकी जो सदस्यता है वो खारिज हो जाएगी। सबसे पहले आप खुद ही अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दो, ठीक है, बोलते हैं कि मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी से त्याग कर रहा हूँ, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर वो उसकी सदस्यता खारिज हो जाएगी। सेकंड, यदि आपको कोई विप वगैरह जारी हुई है और उस विप के तहत आप, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक विप होता है जो हाउस के अंदर होता है, और वो विप बोलता है कि आपको इस प्रकार से इस पक्ष के मत में समर्थन करना, और आप वो नहीं करते हो, तो उस कंडीशन में भी आपकी वो सदस्यता खारिज की जा सकती है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। तीसरा, यदि कोई इलेक्टेड मेंबर है और वो निर्दलीय है, जैसे कि कोई भी निर्दलीय सांसद या निर्दलीय विधायक वो अपने पूरे टेन्योर के अंदर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो फिर उसकी सदस्यता भी खारिज हो जाती है। और लास्ट के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं, राज्यसभा के अंदर जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। तो ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, अगर ये नॉमिनेटेड मेंबर्स क्या करते हैं, अगर ये 6 महीने, मतलब कि विद इन 6 मंथ्स, ठीक है, अगर 6 महीने के अंदर, तो ये आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने 6 महीने तक कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की, उसके बाद यदि आप करते हो, तो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ आप पे लागू होगा और आपकी सदस्यता खारिज कर दी जाएगी। ये 4-5 ग्राउंड हमने बात कर ली। ये तो ऐसे काम होता है। अब प्रभाव क्या पड़ता है, एक्ट क्यों लाए? देखो, एक तो आपको लोगों ने किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के तहत आपको इलेक्ट किया और आप वहाँ से छोड़ते हो, तो ये लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। दूसरा, आप देखो, गवर्नमेंट की नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है। गवर्नमेंट के पास, जैसे मैं महाराष्ट्र का उदाहरण लेते हैं, वहाँ गवर्नमेंट के पास मैंडेट था, और उसमें क्या हुआ, जब सदस्य एक तरफ जाते हैं तो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी, वो तो अपना पॉलिटिकल सेटअप संभालने की कोशिश करते हैं। जैसे महाराष्ट्र के अंदर हुआ, एक नाथ शिंदे जी पता नहीं कहाँ जाके बैठे हैं और उद्धव ठाकरे के पास सदस्य नहीं है, तो रोज़ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, सरकार का कामकाज तो प्रभावित हुआ ना। उसके बाद क्या होता है, जब इस प्रकार से काम होते हैं ना, एक टर्म सुनी होगी, हॉर्स ट्रेडिंग। मतलब क्या है कि खरीद फरोख्त होती है विधायकों की, आप हमारे साथ आ जाओ, ये वो। तो ये चीज़ें इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया। हालांकि फिर भी देखा गया है कि गवर्नर एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर जो उसके पास पावर है उसका इस्तेमाल करता नहीं है, तो इस कारण से ये चर्चाओं में रहता आया है, और महाराष्ट्र को लेकर के भी था। अब यहाँ पे जो चर्चाएं की है उसके अंदर हमने ये बात कर ली चारों कि कैसे किसी को आप हटा सकते हो, क्या फ़ायदा है इससे। अब फ़ायदा इससे ये होगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ से हमने देख लिया कि सरकार को स्टेबिलिटी रहेगी, सरकार ढंग से काम कर सकती है, जनता की जो आकांक्षाएं हैं उनकी आकांक्षाएं बनी रहेगी अगर कोई एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत रिजेक्ट होता है तो। फिर उसके बाद जो हॉर्स ट्रेडिंग वाली बातें हैं वो नहीं होगी यदि कोई पार्टी में बना रहता है, और लोकतंत्र है वो बचा रहेगा। ये कुछ चीज़ें, नुकसान हमने बात कर लिया सरकार के उल्टा, जिसका सारा का सारा उल्टी चीज़ें। अब सुधार क्या है, इसके लिए ना 2 रिपोर्ट है, एक दिनेश गोस्वामी की रिपोर्ट है और इसके अलावा एक रिपोर्ट है लॉ कमीशन की। जो दिनेश गोस्वामी की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये एंटी डिफेक्शन लॉ उन लोगों के खिलाफ ही लगाना चाहिए जो अपने आप अपनी पार्टी छोड़ते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार कई मेंबर्स होते हैं अपनी पार्टी के खिलाफ काम करते हैं या मतदान करते हैं। अब ये क्या होता है कि ये जो आप इसको, जैसे मान लो, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र कब है? लोकतंत्र तब है ना जब सभी अपने अपने विचार रखें, हर कैंडिडेट अपने अपने एक विचार लेके आया है अपने एरिया से, उसकी आकांक्षाएं अलग होती, पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर डालती है कि नहीं आपको तो इसी आधार पर काम करना है। तो ये दिनेश गोस्वामी रिपोर्ट ने कहा था कि जो वॉलंटरी अपनी पार्टी छोड़ रहा है उसके ऊपर तो आप एंटी डिफेक्शन लॉ लगाओ, लेकिन जो सदस्य वॉलंटरी नहीं छोड़ रहा है, मतदान के माध्यम से विप को फॉलो नहीं कर रहा है, उसके लिए आप क्या करो, ये पावर चुनाव आयोग को दे दो, क्योंकि नियुक्त भी वही करवाता है, तो उसी के पास पावर हो कि वो इसके खिलाफ एक्शन ले ले। उसके बाद राष्ट्रपति या फिर जो भी राज्य का है तो राज्यपाल इसका निर्णय। तो ये दिनेश गोस्वामी समिति का नाम आपको लिखना है, जियो की एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत इसने कुछ सुझाव दिए थे। रिपोर्ट काफ़ी पुरानी है फिर भी। अब जो लॉ कमीशन था ना, लॉ कमीशन ये कहता है कि एक तो क्या होता है, एक पार्टी टूटती है और एक क्या होता है, मर्जर होता है। जैसे कि मैं बात करूँ आपसे, अब शिंदे फैक्शन कल को जाके बीजेपी के अंदर मिला जाए तो वो शिवसेना का मर्जर हो जाएगा किसके अंदर, बीजेपी के अंदर, और एक वो अलग अपनी पार्टी बना ले। तो इन दोनों ही चीज़ों को आपको देखना है कि ये कोई अपवाद के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि जब 2/3 सदस्य आपके कहीं एक तरफ जा रहे हैं इसका मतलब कुछ तो ब्लंडर है, ठीक है। तो विधि आयोग यही कहता है कि हमें इन चीज़ों पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक साथ ला करके बात करनी चाहिए। तो आपको अगर सुझाव के बारे में लिखना है, सॉल्यूशन के बारे में लिखना है, तो एक तो दिनेश गोस्वामी रिपोर्ट का नाम लिखना है, एक लॉ कमीशन की रिपोर्ट 170 रिपोर्ट के बारे में नाम लिख देना है, और इसके आधार पर बोला पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कंसेंसस होना चाहिए जिसके आधार पर निर्णय लिया जाए। अब एंटी डिफेक्शन लॉ न्यूज़ में क्यों था, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। अब जनरली अगर हम बात करें, हमें आंसर लिखना है क्रिटिकली इवैल्यूएशन में, तो हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर
अब इस दल बदल कानून का अगर सवाल अपनी परीक्षा में आता था, आप कैसे टैकल करेंगे? मैं एक हम बात देखो, ये होगी पढ़ने की बातें, कुछ विचार ऐसे होने चाहिए जो मन में रहे। यदि आपके मन में कुछ विचार होंगे तो वो आप एग्ज़ाम में पेपर में अपनी भाषा में लिख के आओगे, और ये चीज़ें फिर आपको मार्क्स दिलाती है। जैसे कि अब जैसे हम एक जनरल बात करते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या हमने बात कर ली। एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत हमने ये देख लिया कि संविधान के कौन से भाग के अंदर है, ये 10 शेड्यूल है, हमने ये देख लिया कि ये कौन से आर्टिकल के अंदर था, उसकी चर्चाएं कर ली। इसमें अमेंडमेंट कब हुआ वो हमने चर्चाएं कर ली। अब आज एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों चर्चा में, वो भी हमने देख लिया। और इसको लेकर के स्पीकर का जो रोल है वो काफ़ी क्रिटिकल है। आप देखो, महाराष्ट्र के अंदर भी हुआ, ये कर्नाटक असेंबली के अंदर भी हुआ था, ये मणिपुर के अंदर भी ये बातें उठी जब वहाँ गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। और एंटी डिफेक्शन लॉ की चर्चा हिंदुस्तान में हर वर्ष होती है। यदि सवाल आए एक क्या सजेशन हो सकते हैं, सजेशन के लिए आपको हमने बोल दिया कि दिनेश गोस्वामी रिपोर्ट का नाम लेना है। उसके बाद आपको हमने बताया कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट का नाम लेना है। फिर आप सेकंड एआरसी का नाम ले सकते हो। सेकंड एआरसी क्या कहती थी, उस वो कहती है कि हम जो डिफेक्शन करें ना, उस जो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत पावर किसको है डिसीजन लेने की, वो पावर है आपकी स्पीकर के पास में। तो सेकंड एआरसी बोलती है कि स्पीकर के पास पावर रखो आप, या फिर इसकी जगह क्या करो, स्पीकर की बजाय आप ये मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने की पावर गवर्नर को दे दो और सेंटर के अंदर प्रेसिडेंट को दे दो। और ये जो गवर्नर या प्रेसिडेंट डिसीजन लेगा, ये किस आधार पर लेगा, इसके लिए जैसे हमारे पास इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी एक रिपोर्ट बनाएगी और वो रिपोर्ट डायरेक्टली गवर्नर या प्रेसिडेंट को सपोर्ट करेगी, और उसके आधार पर आप जो भी सदस्य हैं क्या उसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका जजमेंट ले सकते हैं। ये सेकंड एआरसी ने कहा था, ठीक है। अब इसके अलावा एक और चीज़ है जो सुप्रीम कोर्ट में इसके लगातार केसेस गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में ये भी कहा था कि देखो, हम ये जानते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ हमने इसलिए बनाया कि एक तो जो इलीगल तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से जो मेंबर्स को खरीद फरोख्त होती है उसको रोका जाए, और इसके अलावा जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भारत में बनी हुई है वो ना टूटे। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जब आप स्पीकर को हम पावर देते हैं, स्पीकर के पास पावर है कि वो उसका डिसीजन लेगा, स्पीकर उसके ऊपर निर्णय ही नहीं लेता है। यदि उसकी खुद स्पीकर जिस पार्टी से बिलोंग करता है उस पार्टी का यदि कैंडिडेट है, तो ये देखा गया है कि स्पीकर उस पर 2-2 साल 3-3 साल 5-5 साल कोई डिसीजन नहीं लेता, और तब तक हाउस का जो कार्यकाल है वो खत्म हो जाता है। तो ये कहता है कि इस तरह से स्पीकर का कोई डिसीजन नहीं लेना अनिर्णायक स्थिति, एक तरह से जुडिशरी का अपमान है, मतलब कि न्याय नहीं करना एक तरह से अन्याय है। तो उनका ये कहना है कि हम 3 महीने का टाइम देते हैं, विद इन 3 मंथ्स स्पीकर को जब भी ये अब उसकी एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगी उसको उसके ऊपर डिसीजन लेना होगा। तो आपने क्या किया, टाइम लिमिट सेट कर दी। तो ये चीज़ें ये दिखाती है कि हम किस प्रकार से जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसको और मजबूत कर सकते हैं, और दूसरा जो बाहर की कंट्रीज़ है उसके अंदर से भी हम एग्जांपल उठा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने देखी। और देखो, एंटी डिफेक्शन लॉ हमेशा हमने जनरली देखा है कि इसको क्रिटिसाइज़ किया ही गया है, जैसे ईवीएम को क्रिटिसाइज़ करते हैं वैसे ही। अब इसमें होता क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ अगर मान लीजिए एप्लीकेबल नहीं होगा, पार्टियां टूटेगी, हॉर्स ट्रेडिंग होगी, डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ेगी। तो ये चीज़ों को बचाने के लिए इसकी ज़रूरत भी है। अब कुछ निर्णय सुप्रीम कोर्ट में लिखे हैं तो आप देख लें नाम, जैसे कियोतो होलोहन केस 1993 का बड़ा फेमस है, और इसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो बात उठाई थी उसका यही कहना है कि हमें जो भी निर्णय, देखो एक और प्रॉब्लम है कि ये जो स्पीकर का डिसीजन होता है ना, पहले जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं था। क्या नहीं था कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार स्पीकर के डिसीजन के ऊपर नहीं था। लेकिन धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट में अपने कहा है, इन बातों से भी ये स्पष्ट हो गया है स्पीकर किस आधार पर निर्णय ले रहा है, स्पीकर किस आधार पर निर्णय ले रहा है, उस चीज़ को हम जुडिशियल रिव्यू के अंदर लेके आते हैं। फिर अपना जो RS नाइक का केस था, इसके अलावा आपका राजेंद्र सिंह राणा केस है। ये इतने इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इसको आपको एक बार गो थ्रू कर लेना, परंतु क्या है कि केस कोई पूछ ले तो अलग बात है, अदरवाइज इसको आपको रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है। निष्कर्ष की बातें हमने कर ली। अब आता है आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA एक्ट। बड़ा कंट्रोवर्शियल था, काफ़ी चर्चाएं चली। नागरिकता संशोधन अधिनियम। क्या किया आपने, पहले इसमें 3 देश हैं, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश और एक अफगानिस्तान। अब इन 3 देशों से जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, अब जानते हैं पाकिस्तान एक रिलीजियस कंट्री है, वहाँ पे मेजॉरिटी इस्लाम धर्म है, उसके अलावा जो बाकी माइनॉरिटीज़ हैं, बांग्लादेश के अंदर भी जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स है, और अफगानिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन मुस्लिम्स है। वहाँ माइनॉरिटीज़ है, परंतु जो मेजॉरिटी है वो कौन से, इस्लाम के। इन तीनों कंट्रीज़ में जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, यानी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, तो कौन है माइनॉरिटी वहाँ पे, हिंदूज़ हैं,
सिख हैं, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। ये लोग इन तीनों राष्ट्रों से यदि 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आ चुके हैं तो उन्हें रिलीजन के नाम पे इंडियन गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उनको सिटीजनशिप दे सकती है, नागरिकता दे सकती है। ये है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2023 के अंदर लेके आया गया था। इसमें यही है कि इन 3 कंट्री से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, देखो इंडिया के अंदर मुस्लिम्स है माइनॉरिटी, लेकिन इन तीनों कंट्रीज़ के अंदर मुस्लिम्स माइनॉरिटी नहीं है। इन तीनों कंट्री से जो माइनॉरिटीज़ है कौन है? हिंदूज़ हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी, ईसाई। ये लोग यदि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके तो उन्हें धर्म के आधार पे सिटीजनशिप CAA 2023 के तहत उनको नागरिकता प्रदान की जा सकती है। क्लियर है? अब ऐसे समुदायों को जब आपको नागरिकता देनी है, अगर आप सिटीजनशिप को जो हम पावर है हमारे पास, सिटीजनशिप जिस हिसाब से दी जाती है उसके अंदर कुछ कंडीशंस है। अब वही जो हम इसको नेशनलिटी देते हैं, उस वक्त पहले कंडीशन ये थी कि आप हमारे भारत में कम से कम 11 साल निवास कर चुके हो, लेकिन अब इस एक्ट के तहत इस 11 साल को हटा करके 6 साल कर दिया गया है। ठीक है। अब इसके अलावा आपको ये भी जानना होगा कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं जहाँ पर इनर लाइन परमिट क्या होता है कि यदि आप इन क्षेत्रों के अंदर जाते हैं तो आपको इनर लाइन परमिट की ज़रूरत होती है। ये एक डैश लाइन है। इनर लाइन परमिट वाले राज्यों में वहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं है। क्यों नहीं लागू है? कि वहाँ पर ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग 1970s, 60s और 80s के अंदर माइग्रेशन होकर आए थे। तो असम, मेघालय और मिजोरम में जो जनजातीय क्षेत्र हैं और इनर लाइन परमिट वाले एरिया हैं, उन राज्यों को इससे बाहर किया गया है। अब आलोचना बहुत होती है इसकी, हमसे ये क्रिटिकल इवैल्यूएशन ही इसका पूछा जा सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। हालांकि अब शायद ऐसा प्रश्न ना बने, गवर्नमेंट भी चेंज होगी स्टेट के अंदर, तो जनरली ऐसा देखा गया है कि जिस प्रकार गवर्नमेंट होती है उस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तब क्या औचित्य है? औचित्य सीधा है। एक तो ह्यूमन कंसर्न, क्योंकि माइनॉरिटीज़ के साथ जनरली ऐसा देखा गया है कि उनके साथ अत्याचार होते हैं, तो ये एक रीज़न हो गया। दूसरा हमारा कल्चरल रिलेशन है किसका? इंडिया का इन पड़ोसी देशों के साथ, वो हो गया। और इसके बाद धर्म के आधार पे इन लोगों के साथ वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा अत्याचार होता है, ये भी एक रीज़न है। उसके बाद जो क्या होता है कि ये लोग वहाँ जब इनके साथ अत्याचार होगा तो जनरली ऐसी कम्युनिटी क्या करती है? क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन करती है और हमारी कंट्री वैसे भी आती है। तो भारत प्रयास कर रहा है कि उसको हम कम करके लीगल तरीके से कुछ चीज़ें करें। अब आलोचना क्यों हुई? सबसे पहली बात, बहिष्करणीय प्रकृति इसलिए बोला गया है कि आपने इसमें इस्लाम है उसको छोड़ दिया, नंबर 1 बात तो ये। और दूसरा, आर्टिकल 14 ये बोलता है कि हम सबको समान रूप से अधिकार देते हैं। और आप जानते हैं कि आर्टिकल 14 ये बोलता है कि वी विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब कि आर्टिकल 14 के तहत हम धर्म के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि धर्म के आधार पे आप नागरिकता दे रहे हो, इसलिए भी इसकी आलोचना होती है। फिर ये कहते हैं कि 31 दिसंबर 2014 ही आपने कट ऑफ डेट क्यों रखी? अब कोई ये बोलते हैं कि उस दिन एनडीए की गवर्नमेंट लगभग फॉर्म हुई थी, इस कारण उन्होंने ये रखा है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग मत, लेकिन ये एक फिक्स डेट किस आधार पर रखा गया, इसका थोड़ा सा खुलासा नहीं किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि विधानसभा सदस्य की अयोग्यता, मतलब कि कैसे कोई जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य हैं, MLA हैं, उनको कैसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है, ये पावर कहाँ दे रखी है। तो हम यहाँ पे क्या प्रयास कर रहे हैं कि MLA के साथ साथ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है उनकी भी अयोग्यता के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है उसके लिए देखेंगे। और ये जो किसी भी मेंबर को अयोग्य करना 2-3 क्षेत्राधिकारों में आता है। कैसे हैं? सबसे पहली बात तो आपको ये समझना होगा, यदि आप किसी MLA या MP को अयोग्य घोषित करते हो तो उसका आधार कहाँ है। एक तो हमने अभी बात करी आपका शेड्यूल 10 दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये एंटी डिफेक्शन जो लॉ है आपका, इसके अंदर पावर किसके पास है? स्पीकर के पास है। तो स्पीकर आपको शेड्यूल 10 के अंदर जो कंडीशंस है उसके तहत आपको क्या कर सकता है? डिस्क्वालीफाई कर सकता है, अयोग्य करार दे सकता है। इसके अलावा जब आप इलेक्शन लड़ने जाते हो तो उसके लिए कुछ बेसिक कंडीशंस है, उसके आधार पर भी MLA या MP को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और यहाँ पे कुछ आधार दे रखे हैं, जैसे कोई भी यदि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या लाभ का पद ले लोगे, या फिर आप दिवालिया घोषित हो, या भारत के आप नागरिक ही नहीं हो और स्वेच्छा से किसी और विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेते हो। तो आप जानते हैं जैसे ही कोई भी इंडियन सिटीजन, हमारे यहाँ पे ड्यूल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं है जैसा अमेरिका में है। हमारे यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है तो वो किसी दूसरे राज्य की नागरिकता वो नहीं हासिल कर सकता। यदि आप दूसरे राज्य की नागरिकता को हासिल करते हो, इसका मतलब यदि आप किसी दूसरे स्टेट
दूसरी कंट्री की नागरिकता को हासिल करते हो और वो भारत के संज्ञान में आता है, तो आपकी जो वहाँ की नागरिकता, आपकी जो भारत की नागरिकता है, तुरंत प्रभाव से उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो जब एमपी और एमएलए ऐसा करते हैं तो उनको भी डिस्क्वालीफाई इसी आधार पर करते हैं। शेड्यूल 10 की हमने बात कर ली। एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत भी आपकी जो सदस्यता है उसको खारिज किया जा सकता है। ये जो पावर है, जो पावर्स है कि आपको किस आधार पे आपको डिस्क्वालीफाई करते हैं, शेड्यूल 10 तो हमने देख लिया। बाकी आधार आपके लिखे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। कॉन्स्टिट्यूशन में तो सारी चीज़ें लिखी नहीं, तो उसके बाद पार्लियामेंट को पावर दी गई कि आप इसके बारे में कोई एक्ट बना लेंगे और उस एक्ट के अंदर आप प्रावधान कर सकते हैं, जिसको समय के साथ अमेंडमेंट भी कर सकते हो। तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, उसके अंदर अलग अलग सेक्शंस हैं, जिसके अंदर ये बताया गया है कि किन आधारों पर किसी एमपी या एमएलए को आप उसके पद से मुक्त कर सकते हो। ये अलग अलग क्लॉज में अलग अलग कंडीशन दे रखे हैं। मुख्य तरह हमने यहाँ पे ये बातें कर ली है। ठीक है, आगे चलें। और ये जो डिस्क्वालीफाई करने की कंडीशंस है ना, आपको ये भी समझना होगा। जो राहुल गांधी का केस हुआ था, जिसके अंदर गुजरात के अंदर उनके खिलाफ ये कंप्लेन हुई थी, जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में, तो उसके ऊपर उनके ऊपर एलिगेशन लगे थे। सूरत का जो कोर्ट है, उन्होंने इसको डिस्क्वालीफाई किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगाया और फिर वापस एमपी रीइंस्टेट किए गए। लेकिन वो प्रावधान भी आपको ध्यान होना चाहिए, कई बार सवाल इस प्रकार से उठ सकते हैं। और दूसरा, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, तृणमूल कांग्रेस की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, कौन सी थी? महुआ मोइत्रा। ये महुआ मोइत्रा को अपने पद का दुरुपयोग करने के लिए भी पद से उनकी जो मेंबरशिप थी वो खारिज की गई थी। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए। और ये जो डिसीजन लिया था वो एथिक्स कमेटी ने लिया था, जिसको लेकर के अभी प्रीलिम्स के अंदर भी सवाल आया था, यूपीएससी के प्रीलिम्स में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ आधार लिखे हैं, इनको आप जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना। अब आप जानते हैं कि किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का टैग कौन देता है? नेशनल पार्टी का टैग देने का अधिकार किसके पास है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। तो रिसेंटली आपने देखा कि भारत के अंदर एक नई राष्ट्रीय पार्टी का उदय हुआ। इसमें कई राष्ट्रीय पार्टियों का पद छीना भी गया और कईयों को बनाया गया। तो हमें दो चीज़ें समझनी है। सबसे पहली बात, किसी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है, किसी को स्टेट पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है, और वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टियां थी ही थी। उसके बाद अब क्या हुआ कि आपकी जो पहले वाली लिस्ट थी, जिसके अंदर उसके अंदर देखो, जैसे ये आपकी बीएसपी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, फिर आपका ये एनपीपी है, नेशनल पीपल्स पार्टी है, और फिर आपका ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, सीपीआईएम, और अब इसके अंदर एक नाम ऐड हो गया है, वो है आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी को अभी इस लिस्ट के अंदर जगह मिली, जिसके तहत ये अभी वर्तमान में हमारे पास 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। 6 के 6 आपको नाम पता होना चाहिए। एक बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीआईएम, आम आदमी पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी। अब आपको ये समझना है, एक तो देखो इनको आप जब डिक्लेयर करोगे ना, तो कुछ इनको बेनिफिट भी होते हैं, वो भी हम बात करेंगे। और सबसे पहले कि किसी को नेशनल पार्टी का दर्जा क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, और राज्य पार्टी का दर्जा क्यों और कैसे मिलता है, ये 3-4 कंडीशन है, वो जरूर देखना। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये, किसी भी दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिलेगा? कंडीशन नंबर 1, यदि आप 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्या हो, स्टेट पार्टी हो। क्लियर, मेरी बात सुनिए, आप 4 मिनिमम आपको 4 राज्यों के अंदर क्या होना चाहिए? स्टेट पार्टी होना चाहिए। यदि आप 4 राज्यों में स्टेट पार्टी हो तो आपको क्या हो जाएगा? आप नेशनल पार्टी चुनी जाओगे। ठीक है, अब राज्य पार्टी बनने के लिए क्या कंडीशन है वो हम बाद में चर्चा करेंगे। क्लियर, एक बात कंडीशन खत्म हो गई, आप 4 राज्यों के अंदर आपके पास स्टेट पार्टी का दर्जा होना चाहिए। अब उसके बाद आपके राज्य की जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, एमएलए के इलेक्शन होते हैं, उन एमएलए के इलेक्शन में 4 अलग अलग राज्यों में से या तो आपके पास 6% तो वोट मिले हो। ये वोट कौन से हैं? सभी जगह वैलिड वोट्स ही आएंगे, जो वैध मत होते हैं उनके। मैं दोबारा बता रहा हूँ, सबसे पहले आप 4 राज्यों के अंदर आपके पास स्टेट पार्टी का दर्जा होना चाहिए। ठीक है, या फिर जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, एमएलए के इलेक्शन होते हैं, उसमें 4 स्टेट के अंदर आपने या तो 6% क्या हासिल किए हो, वोट हासिल किए हो। 4 राज्यों में एमएलए के इलेक्शन में आपने 6% वोट मिले हो। अदरवाइज आपने, अगर वहाँ एमपी के इलेक्शन हुए हैं तो एमपी के इलेक्शन में आपने 4 लोकसभा की सीटें जीती हो। क्लियर हुआ कुछ? इसको मैं एक बार समरी बना के वापस आपके सामने लिख दूंगा। दूसरी कंडीशन, फिर तीसरी कंडीशन यह है कि या तो फिर क्या है, आपने कम से कम जो 3 राज्य हैं, उन 3 राज्यों में जितनी भी वहाँ पे एमपी की सीट्स हैं, उन एमपी की सीट में आपने 2% सीटें जीती हो। ये 3 कंडीशंस है, अगर आप फुलफिल करते हो आप राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सकते हो।
कैसे, एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। राष्ट्रीय पार्टी वर्तमान में कितनी है? 6। बीजेपी, कांग्रेस, CPI-M, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और आपकी हो गई नेशनल पीपल्स पार्टी। तो ये 6 तो क्या होगी आपकी राष्ट्रीय पार्टियां हो गई। टोटल कितनी है? 6। अब हमने बोला कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे देते हैं, तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। सबसे पहले 4 राज्यों में आपके पास स्टेट पार्टी की मान्यता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, 4 राज्यों में MLA के जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, मैं MLA सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसके अंदर जो टोटल वैलिड वोट्स हैं, वैलिड वोट बार बार नहीं लिखूंगा, जो जितने प्रकार की वोट्स की बात आएगी वैलिड, तो आपने कम से कम 6% वोट हासिल किए। अदरवाइज जो वहाँ पर इन्हीं 4 राज्यों में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 4 राज्यों में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आपके 4 हो सीट्स। और कंडीशन नंबर 1 हो गई, 2 हो गई, और तीसरी, कम से कम 3 राज्यों में जो आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के इलेक्शन है उसमें से 2% सीटें आपने जीती हो। मान लीजिए कि राजस्थान के अंदर 25 MLA हैं, 25 MLA में से आपने उसकी 2% सीटें जीती हो। इसी प्रकार के 3 राज्यों में चीज़ें होनी चाहिए। तो ये 3 कंडीशन, ये वाली अगर आप फुलफिल करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अपन, वापस कहाँ चले गए? ये आ गई हमारी आम आदमी पार्टी, जिन्होंने बहुत मेहनत से ये पद हासिल किया, ठीक है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये तो हो गया उसका अपना क्या कहते हैं राष्ट्रीय पार्टी के लिए। अब आओ स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी में क्या है, यदि आपका चुनाव वही MLA के इलेक्शन है, पहली कंडीशन, MLA के इलेक्शन में कम से कम परसेंट कितने वोट मिले आपको? 6% वोट मिले हो, और इसके साथ में आपने 2 सीटें क्या हो? जीती हो। नंबर 1 कंडीशन, विधानसभा के चुनाव हुए हो, विधानसभा के चुनाव में या तो 6% वोट मिले आपको, वोट मिलने के साथ में आपने क्या है 2 MLA की सीट जीती हो, तो आपको क्या मिल जाएगा? राज्य के अंदर स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। अब दूसरा, आपको 6% वोट मिले हो, इन वोट के साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कम से कम आपका 1 सांसद होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया डन। तीसरा, विधानसभा जो होती है राज्य की, उस विधानसभा में कम से कम 3% या 3 विधायक हो, यानी कि एक मिनिमम थ्रेशोल्ड भी दे दिया कि या तो आपके पास विधानसभा में, जैसे राजस्थान में 200 सीट है विधानसभा की, तो आपके पास कम से कम 3% विधानसभा की सीट्स आपके पास हो, या फिर आपके पास 3 विधायक हो। जो ज़्यादा होगा तो आप ये एक राज्य पार्टी बन जाएंगे। उसके बाद राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 विधानसभा सदस्यों या उसके किसी अंश के लिए कम से कम 1 लोकसभा सदस्य होना चाहिए। यानी वही बात है, आपके पास 200 सीट्स हैं, 200 सीट को 25 से डिवाइड कर दो तो आपकी टोटल कितनी होगी? 8 सीट हो गई। तो आपको कम से कम 1 लोकसभा सदस्य, कम से कम कितना? कम से कम 1 लोकसभा सदस्य आपके पास होना चाहिए, तो आपको वो दर्जा मिल सकता है। और राज्य के अंदर जो लास्ट इलेक्शन हुए उसके अंदर यदि आपको 8% वोट मिले तो बाकी सारी कंडीशनें खत्म हो जाती है, आपको इसी से मिल जाएगा। क्लियर है? ये दोनों आप देख लेना। अब ये घोषित होने से क्या होगा? देखो, आपको मीडिया के राइट्स मिल जाएंगे, आप जो हमारे रेडियो स्टेशन होते हैं वहाँ आपको टाइम मिलेगा, आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी के कुछ स्टार प्रचारक होते हैं, वो प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आपको चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती है। आप लाइमलाइट में आते हो तो ये कुछ ना कुछ फ़ायदा है किसको? राष्ट्रीय पार्टी बनने से या राज्य पार्टी बनने से। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो राज्यपाल का है। ये काफ़ी चर्चाओं में रहा था, जो गवर्नर को लेकर के आप जानते हैं कि बहुत सारे आरोप इस छोटे से समय लगे हैं। ये जो पोजीशन है ये हमेशा क्रिटिकल रही है, हमेशा से आलोचना से घिरी रही है, लेकिन लास्ट 1-2 साल में कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल था। प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि जो गवर्नर के आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान के अंदर, वो आर्टिकल 153 से लेकर के 167 के बीच में आते हैं। तो वो मोटा मोटी एक बार आप ऐसे देख लें।
प्रश्न क्या पता वहाँ से आ जाए। ऐसे तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया और ये सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन भी है, ठीक है। और क्यों चर्चाओं में, आप जानते हैं कि जो अगर आपके नॉलेज में हो तो किरण बेदी जो कि पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, तो उनको कुछ बात स्टेटमेंट को लेकर के उनको चेंज कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फिर जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर चेंज करके वहाँ पे LK सिन्हा को बैठाया गया। उसके बाद यदि आप देखो तो जो महाराष्ट्र के अंदर विवाद चला ये इलेक्शन के बाद में, तो महाराष्ट्र के अंदर जो गवर्नर थे वो लगातार चर्चाओं में बने रहे थे। यदि आपको उनका नाम याद है, भगत सिंह कोश्यारी करके अभी वहाँ के गवर्नर हैं, जो कि कॉन्स्टेंटली जब से शिवसेना का विभाजन हुआ है उसके बाद से लेके फिर जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके तहत उन्होंने जो MLAs को उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, तो वो लेकर के न्यूज़ में थी। उसके बाद तमिलनाडु के गवर्नर थे जो R रवि, वो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर के पद को लेकर के काफ़ी चर्चाओं में रहे थे। और जो चीफ मिनिस्टर थे अपने तमिलनाडु के स्टालिन, तो उन्होंने उसका काफ़ी विरोध किया। साउथ के 4 स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर गवर्नर के खिलाफ एप्लीकेशन भी डाली। तो बहुत कुछ न्यूज़ में था लास्ट 2 साल में। प्रश्न किस रूप में आएगा हम नहीं जानते, लेकिन हम हॉलिस्टिकली देख लेते हैं। चर्चाओं में क्यों था मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 153 से लेके 157 167 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस की बात करते हैं। 153 की बात करते हैं तो वो बोलता है कि हर स्टेट के अंदर कोई ना कोई एक राज्यपाल होगा, एडिशनल चार्ज भी मिलता है। 155 और 156 बोलते हैं कि जो उसकी नियुक्ति होगी वो कौन करेगा, राष्ट्रपति। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो कब तक पद पे रहेगा, पद का कोई ड्यूरेशन नहीं लिखा, लेकिन ये लिखा कि राष्ट्रपति की इच्छा पर। ये एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल रहा है। कई हमारे आयोग रहे हैं, उन्होंने बोला कि ये जो सेंटेंस है ना, इसको आपको संविधान में संशोधन करके इस वाक्य को हटाना चाहिए, राष्ट्रपति की इच्छा पर। बोला इच्छा 10 साल की भी हो सकती है, इच्छा 5 साल की हो सकती है, इच्छा 1 दिन की हो सकती है। तो बोला इतने बड़े पद पे ये इच्छाओं जैसी बातें नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 164 ये बोलता है कि राज्यपाल होगा, उसके बाद एक मंत्रिपरिषद होगी जो उसे सलाह देगी, उसका हेड कौन होगा, चीफ मिनिस्टर होगा। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करी हमने। अब चर्चाओं में क्यों था वो हमने ऑलरेडी बता दिया। अब देखो कि ये जो हमने टॉपिक चुना ना, वो ये बोला कि क्या राज्यपाल केंद्र का एजेंट होता है, तो इसको बड़ा क्रिटिकली और ढंग से आपको इवेलुएट करना है। तो आपको पहले तो ये कहना है कि राज्यपाल क्यों है। राज्यपाल का काम हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको बैलेंस बना के रखना है। राज्यपाल का काम, राज्य के अंदर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए उस वक्त राज्य और केंद्र के मध्य एक कड़ी के रूप में काम करना है और राज्य के विकास को आगे बढ़ाना, ना कि गतिरोध उत्पन्न करना है। अब आलोचनाओं में आप लोग सकते हैं कि हमने ये देखा है कि उनकी नियुक्ति और जो उनका पद है राष्ट्रपति की इच्छा पर होना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बदलाव की आवश्यकताएं हैं। तो ये कुछ है। अब क्यों कहते हैं केंद्र का एजेंट, सबसे बड़ी बात यही है कि राज्यपाल ने ऐसा अभी जो रिसेंटली एक्ट देख के लगता है कि वो निष्पक्षता से काम नहीं कर रहे और सत्ताधारी जो पार्टी है वैसे जो काम करती है वैसे कर रहे हैं। उसके बाद राष्ट्रपति के पास, जो राज्यपाल के पास कुछ अपनी विवेकाधीन शक्तियाँ होती है। हमने बात करी विवेकाधीन जो शक्तियाँ होती है राज्यपाल की, उसके बारे में। तो आप समझो कि एक्चुअली राज्यपाल की विवेक के आधार पे जो डिसीजन लेता है वो शक्तियाँ हैं कौन सी, तो हमने यहाँ मेंशन की है। मान लो कि विधानसभा के चुनाव है और किसी भी दल को कोई स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। अब बहुमत नहीं मिला तो क्या होगा, उस वक्त राज्यपाल डिसाइड करता है कि वो किस पार्टी को या किस गठबंधन को, किसको वो सरकार बनाने के लिए निमंत्रण देगा। तो ये उसकी विवेकाधीन शक्ति है। मान लीजिए कि मुख्यमंत्री की अकाल मृत्यु हो जाती है किसी भी कारण से, तो उसके बाद कौन बनेगा, वो कैबिनेट की मीटिंग बुला करके वो डिसीजन कौन लेता है, ये डिसीजन कौन लेता है, ये राज्यपाल के पास होते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि आपका विश्वास मत प्राप्त नहीं है आपको, तो ये जो महाराष्ट्र में हमको देखने को मिला, ये इसी का एक उदाहरण है। भाई एकनाथ शिंदे गुड साइड में चला गया और वहाँ पीछे जो ये हमारे जो उनका ठाकरे ग्रुप बचा था, तो ठाकरे ग्रुप से उन्होंने बोला कि आप विश्वास मत लेके आओ, और विश्वास मत लाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये चीज़ें दिखाती है कि विवेकाधीन शक्तियाँ भी राज्यपाल के पास बहुत है। और यदि मंत्रिपरिषद अल्पमत में है, वो कह देगा आप हाउस के अंदर अपनी मेजोरिटी को दिखाओ। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो इसके पास है। तो इन जो विवेकाधीन शक्तियों का जो इस्तेमाल है उसकी वजह क्या होने लगा, दुरुपयोग होने लगा। इसलिए भी राज्यपाल का जो पद है वो सवालों के घेरे में है। अब होता क्या है, चूंकि तो ये देखा गया कि राष्ट्रपति का शासन क्यों लगाते हैं कि हमारा फेडरल सिस्टम चलता रहे, कोई भी राज्य किसी प्रकार से भारत से अलग होने का प्रयास नहीं करे, जो उसके आंतरिक समस्या है उसका हल निकालें। परंतु राज्यपाल के संदर्भ में ये देखा गया कि जो केंद्र में सरकार होती है उसका एजेंट बन के राज्यपाल काम करता है, और वो क्या करता है, राष्ट्रपति के शासन के लिए कोई ना कोई पॉइंट ढूंढ के सिफारिश करता है। ऐसा हमको दिल्ली के अंदर LG और जो चीफ मिनिस्टर और गवर्नमेंट है वहाँ भी देखने को मिला, ऐसा हमको तमिलनाडु में देखने को मिला, महाराष्ट्र में देखने को मिला, हमें तेलंगाना में कर्नाटक में देखने को मिला, और उसके बाद उत्तराखंड में देखने को मिला। तो हर दूसरा तीसरा राज्य ये इन समस्याओं से जूझ रहा है, आप देख ही रहे हो। अब इसके अलावा ये भी है
कि यदि इसको राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने प्रसाद पर्यंत पद पर रखता है और वो कभी भी हटा सकता है, तो कोई स्पष्ट नीति नहीं उसके लिए। तो ऐसा होना चाहिए कि हाँ कोई चीज़ हो। जब पावर ही उनके पास में है तो जनरल सी बात है कि राज्यपाल उनके पक्ष या उनकी विचारधारा के आधार पे काम करेगा। क्लियर है। और जैसे विश्वविद्यालय वाला मुद्दा था, तो आप जानते हैं तमिलनाडु में इसको लेकर कितना विवाद हुआ कि वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर जो चांसलर का पद होता है उसको लेकर के वाइस चांसलर की नियुक्ति राज्यपाल बोला मैं अपने हिसाब से करूँगा, जबकि गवर्नमेंट उसके फेवर में नहीं थी। तो ये चीज़ें दिखाती है कि ये पद काफ़ी क्रिटिकल चल रहा है। ठीक है। अब इसके बाद आप ये देखिए, हाँ एक बिल का ध्यान रखना आप कि राष्ट्रपति के बिल के लिए जो बिल राज्यपाल अपने पास रखता है, और ये पावर उसको मिलती कहाँ से, उसके लिए पावर मिलती है आर्टिकल 200 और 201 में। और जिसके अंदर आर्टिकल 201 वो क्या करता है कि कोई भी विधेयक है उस विधेयक को राज्यपाल अपने पास रखता है और वो पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति को भी भेज सकता है। तो ये जो उसकी पावर है उसको बिल को रखने की, और देखने को ये आ रहा है कि जो हमने यहाँ पे न्यूज़ की कटिंग्स लगाई वो क्लियरली दिखा रही है कि तमिलनाडु के अंदर करीब आई थिंक 7 या 8 बिल्स थे जिन बिल्स को राज्यपाल ने ये कह के अपने पास रख लिया कि बोला इसमें राष्ट्रपति के उसकी इंटरवेंशन की ज़रूरत है। तो उसने अपनी ये आर्टिकल 201 की पावर की इस्तेमाल किया और ये भेज दिया। फिर मामला कहाँ पहुँचा, सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। तो जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि गवर्नर कैन नॉट विथ होल्ड रीपास्ड बिल्स। आपने एक बार भेज दिया वापस गवर्नर से, दोबारा बिल हाउस में गया, हाउस ने पारित कर दिया, उस बिल को आप क्यों अपने पास रख रहे हो? कोई लॉजिक नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप इंटेंशनली आप जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर रहे हो। और उसी प्रकार से ये इंपॉर्टेंट इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल भी आप देख सकते हो कि गवर्नर का रोल ही क्या है पासिंग बिल्स में। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इसको लेके विवाद चला था। अब इन चीज़ों में कुछ समितियाँ बनी और कुछ जजमेंट आए जिन्होंने इस पर सॉल्यूशन की बात करी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर कोट कर सकते हैं। जैसे सरकारिया कमीशन था 1988 का, तो सरकारिया कमीशन है, पुंछी कमीशन, ये तो फेमस है गवर्नर के रिफॉर्म्स के लिए। तो सरकारिया कमीशन ने क्या कहा, जब भी आप राज्यपाल को नियुक्त करो ना, एटलीस्ट मुख्यमंत्री से सलाह लो। ये देखने को आया कि मुख्यमंत्री सलाह नहीं ली जाती है। फिर उनका कहना है कि जिस व्यक्ति को आप राज्यपाल नियुक्त करते हो वो उस राज्य का नहीं होना चाहिए पहली बात, और जब आप उसे नियुक्त करते हो ना वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, कई बार नाम के लिए ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है जिसके बारे में उसके पॉलिटिकल गलियारों में उसकी बात ही नहीं होती है। उससे होता क्या है, जब प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं होता है तो वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हमेशा जनता के कामों को ध्यान रखता है और सरकार की फंक्शनिंग में सपोर्ट करता है। इस कारण सरकारिया कमीशन ने यह भी कहा था कि हमें किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को, और जिस राज्य का उसको राज्यपाल बना रहे हो वो उस राज्य का नहीं होना चाहिए, और मुख्यमंत्री से सलाह तो लो, क्योंकि काम क्या है, मुख्यमंत्री के साथ उसको मिल के काम करना है, मुख्यमंत्री उनको हर सलाह देने के लिए बाध्य है। तो बोला आखिर ऐसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक तरीके से जो इलेक्टेड हेड है उसको कंसल्टेशन के बाद ही इसकी नियुक्ति होनी चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा राज्यपाल को बोला आप टेन्योर पूरा नहीं देते, ये बात तो सबने बोली है कि राज्यपाल का जो टेन्योर है वो पूरा होना चाहिए। कोई अड़चन ही नहीं आती है। आप देखो जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों में हमने देखा कि गवर्नर को ऐसे, आज कोई गवर्नर है कल चेंज कर दिया, तो ये जो चीज़ें देखने को मिलती है, तो बोला ये ठीक नहीं है। कोई बहुत ही मुश्किल आगे घड़ी और आपको लग ही रहा है कि इस राज्यपाल को हटाना पड़ेगा, तब अलग बात है, अदरवाइज उसको कार्यकाल पूरा करने दो। ठीक है। और एक चीज़ और है, ये जो हम पिछला प्रश्न की बात कर रहे थे, ये यहाँ पे क्लियरली मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। ये बात क्या बोलती है, राज्यपाल को केंद्र और राज्य के बीच में एक सेतु का काम करना है, ना कि केंद्र के एजेंट के रूप में। तो होता क्या है कि जैसे हमने पीछे बात करी कि आखिर क्यों कहा गया है कि राज्यपाल केंद्र का एजेंट है, तो वो सारी बातें यहाँ उठ के आती है, वो तो हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। ये सारे पॉइंट ये तो दिखाते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है कि जो राज्यपाल है वो केंद्र का एजेंट है। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो सरकारिया कमीशन की एक इंपॉर्टेंट बात थी कि जब भी राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियां हैं कि भाई मेरे को गवर्नमेंट फॉर्म होने के लिए किसको बुलाना चाहिए, प्री अलायंस को बुलाना चाहिए, पोस्ट अलायंस को बुलाना चाहिए, कौन से लीडर को बुलाएं, लार्जेस्ट पार्टी को बुलाएं, तो ये जो आप सरकार फॉर्म करने के लिए उसको बुलाते हो किसी मिनिस्टर MLA या पार्टी को, तो ये राज्यपाल को अपनी विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल बड़े सोच समझ के, संविधान को ध्यान में रखते हुए, लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए करना था। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें कहाँ से आई, सरकारिया कमीशन। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बहुत सारी जानकारी पढ़ लें, प्रश्न इसी एरिया से आएगा, इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा गौर से करें। फिर इसके बाद SR बोमई, इसका जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो उन्होंने ये कहा था कि आखिर विधानसभा ऐसी जगह है जहाँ पर आपको आपके पास मेजॉरिटी है या नहीं है, आपका जो ट्रस्ट वोट है, विश्वास मत है, आपका अविश्वास प्रस्ताव है, ये सारे कहाँ पास होने चाहिए, विधानसभा के पटल पे। बोला
राज्यपाल के घर पे या राज्यपाल के ऑफिस में जाके ये चीज़ें निर्णय नहीं होनी चाहिए। उनका कहने का मतलब ये था सुप्रीम कोर्ट का कि देखो, राज्यपाल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विधानसभा। विधानसभा के जो काम होने हैं उसे वहीं होने दिया जाए। आप राज्यपाल के सामने देखा गया कि एमएलएस की परेड कराई जाती है, तो बोला उससे बढ़िया है आप सदन के पास अपने मत को रखो, वहाँ अपना विश्वास प्रस्ताव दिखाओ, मत दिखाओ। ऐसा रोमन केस बहुत पुराना 1994 का है, कर्नाटक की बात है, तब की ये बहुत काफ़ी चर्चा में चला था। वेंकटाचलया आयोग बनाया गया था 2002 के अंदर, और ये भी था, इन्होंने एक अच्छी बात कही थी कि जब आप राज्यपाल की नियुक्ति करो उसके लिए कमेटी बनाओ। उस कमेटी में कौन कौन होना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लोकसभा का स्पीकर, और आप जो स्टेट है, जिस स्टेट का आप बना रहे हो गवर्नर, उस स्टेट के सीएम को प्लीज़ कंसल्ट करो। ये बात किसने कही? ये करी वेंकटाचलया आयोग ने। जबकि ये हमारा जो सरकारिया कमीशन है उसने क्या कहा? उस चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करना चाहिए। क्लियर है? अब ये समिति जब ये नाम वगैरह बना के देती है तो क्या होता है कि वो अच्छे रिलेशन के साथ गवर्नमेंट चलती है। दूसरा, सेम 5 साल का कार्यकाल, मैंने कहा था लगभग कहते हैं, ये भी कहते हैं कि 5 साल का जो कार्यकाल है वो गवर्नर का, उसका पूर्ण होने की उसकी अनुमति देनी चाहिए। और जब तक कि वो इस्तीफा नहीं देता है या राष्ट्रपति द्वारा कोई जांच के दौरान उसको हटाया नहीं जाता है, आपको कोई का हक नहीं है कि आप राज्यपाल को 5 साल से पहले हटा दें। जब किसी के कार्यकाल की निश्चितता नहीं है तो आप ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते वो आपको कितना सपोर्ट करेगा। अब बात आती है पंची कमीशन की। पंची कमीशन के बारे में ये बड़ी फेमस है, गवर्नर के लिए फेमस था कि उन्होंने गवर्नर के रिफॉर्म्स के बारे में कहा था। और एक बात मैंने कही थी कि जो हमने आर्टिकल पढ़े थे गवर्नर के लिए, उसके अंदर आर्टिकल 155 और 156 में क्या लिखा था? 156 बोलता है कि राष्ट्रपति की इच्छा या प्रसाद पर्यंत जो गवर्नर है वो अपने पद पर बना रहेगा। तो पंची कमीशन ने कहा था कि एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो ये पद है ना, राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार, इस वाक्य को हटा दो। बोला इस वाक्य की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, तभी तो आपस में रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। बाकी कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस थे, जिसमें नवाब रेबिया केस तो अभी 2016 के अंदर ही हुआ था। और इसके अलावा नवाब रेबिया केस में ये कहा था कि राज्यपाल को जो मंत्रिपरिषद की सलाह है उसके विरुद्ध तो काम करना ही नहीं चाहिए, और ये बात तो कई बार अलग अलग जजमेंट में निकल के भी आई है। आगे की राह क्या है ये आप इन कमीशन के नाम बता सकते हो। इन कमीशन ने जैसे सलाह दी उसके हिसाब से काम किया जाए, और उसके बाद आप कमेटी बनाओ। कमेटी बनाने के बाद जो इन आयोगों ने सलाह दी है आप वही रिफॉर्म्स लिखो, क्योंकि वो बहुत थॉरोली डिस्कशन करने के बाद लिखते हैं। और उसमें आप मेंशन कर सकते हो कि पंची कमीशन, सरकारिया कमीशन, उसके बाद आपका वेंकटाचलया आयोग, ये सभी आयोग एक बात पे जोर देते हैं कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो अलग अलग स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें और एक निश्चित कार्यकाल 5 साल का दिया जाना चाहिए, और जो उसको अपनी विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए। ऐसी 4-5 बातें लिख के अपने को निकल जाना और हमें मार्क्स मिल जाएंगे। समझ के आगे बढ़ते हैं। 6 शेड्यूल क्यों न्यूज़ में है? देखो 6 शेड्यूल न्यूज़ में इसलिए है, आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर को एक राज्य को तोड़ करके 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई। एक जम्मू एंड कश्मीर बनाई गई और दूसरी आपकी लद्दाख बनाई गई। अब जब ये यूनियन टेरिटरी बनाई गई उससे पहले क्या था? लद्दाख के पास टोटल 4 एमएलए थे। अब हुआ क्या? आपने जम्मू के अंदर तो क्या रख दी, वहाँ तो विधानसभा रख दी, लेकिन लद्दाख के अंदर आपको विधानसभा नहीं है। यानी कि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश तो है, परंतु वहाँ पे शासन किसका है? तो एक तरह से ये मान लो कि ब्यूरोक्रेट्स का है। वहाँ पे कोई लोकतंत्रात्मक प्रणाली अभी डायरेक्टली दिखाई नहीं देती है। तो अब पहले लद्दाख के पास 4 एमएलए थे, वो जाके कहाँ बैठते थे? जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली में अपनी बात रखते थे। लेकिन जब से लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाई गई तो ये चारों एमएलए, इनका कोई जॉब ही नहीं बचा, इनकी तो कहानी खत्म हो गई। तो अब जो लोगों की डिमांड थी, अब देखो आप सोचो, किसी आपके पास 4 कॉन्स्टिट्यूंसी थी, अब जो कॉन्स्टिट्यूंसी 4 खत्म हो गई तो जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, जो पॉलिटिकल एक आपने लीडरशिप क्रिएट की है, वो तो इसका विरोध करेगी, ये तो वाजिब सी बात है। तो ये 4 एमएलए वाली एक तो मुख्य मुद्दा है, जो जम्मू एंड कश्मीर में बैठे थे, अब उनके पास जगह नहीं बची। वहाँ से एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आवाज़ उठा रहे हैं लोगों की तरफ से कि हमें 6 शेड्यूल में डाला जाए। क्यों डाला जाए? बोला हमारा अलग कल्चर है, हमारी जो हमारा इकोसिस्टम है बड़ा फ्रेगाइल है। उसके बाद आप ये देखो, हमारे यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स रहती है, शेड्यूल कास्ट रहती है, जैसे गुजर हैं, बकरवाल्स हैं, जो ट्राइबल्स हैं वो काफ़ी तादाद में है। उसके बाद पॉपुलेशन बहुत कम है और सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है। तो उनका ये कहना है कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको हमें 6 शेड्यूल में डालना चाहिए। अब 6 शेड्यूल है क्या? देखो 6 शेड्यूल एक ऐसा शेड्यूल है जिसके अंदर आप भारत के कुछ विशिष्ट राज्यों के कुछ क्षेत्रों को रखते हो। कौन से राज्य हैं? वो है आपका असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इन 4 राज्यों का कुछ क्षेत्र है वो 6 शेड्यूल के अंदर डाला हुआ है। और ये 6 शेड्यूल में डालने से क्या होता है, वहाँ पर आप
ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाते हो, यानी कि है तो डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट, लेकिन वो उस राज्य में ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना तो उस राज्य की चलती है और ना केंद्र की चलती है। उस डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करने के लिए एक 30 सदस्यों की कमेटी बनाई जाती है। उस 30 सदस्यों में कुछ राज्यपाल आई थिंक 4 मेंबर नियुक्त करता है, बाकी वो जो वहाँ उस ट्राइब्स के लोग हैं वो होते हैं। वो कमेटी फिर निर्णय लेती है कि हमारे यहाँ पे भारत के संविधान का कोई एक्ट लागू होगा या नहीं होगा, राज्य की विधानसभा से पारित किया हुआ कोई एक्ट लागू होगा या नहीं होगा। ये बड़ी पावरफुल बॉडी होती है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। जैसे कि बोडो एरियाज़ के लिए आसाम के अंदर आपको एक अगर पता हो तो वहाँ पर ऐसी ही ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, और ये कई बार तो एक राज्य के अंदर एक ही होती है, तो इनके पास ज्योग्राफिकल एरिया ही बहुत बड़ा होता है, बहुत पावरफुल बॉडी होती है ये। अब होता क्या है, अगर आपको पार्लियामेंट से पास हुआ कोई बिल या फिर राज्य विधानसभा से पास हुआ बिल इस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में लागू करना है, तो वो काम सिर्फ उस राज्य का राज्यपाल कर सकता है, और वो किसकी सलाह लेगा? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की। आप समझ गए, होगा या नहीं होगा ये निर्णय राज्यपाल का, बहुत बड़ी पावर है। तो इस कारण से अब ये डिमांड लद्दाख वाले भी करने लगे, बोला हमारे यहाँ तो और भी हालात ख़राब है, हमें करनी चाहिए। और एक आपको पता हो कि रमन मैग्सेसे अवार्ड विनर हैं हमारे सोनम वांगचुक, तो उनके ऊपर एक मूवी बनी थी। तो जो सोनम वांगचुक है वो भी इस डिमांड को लेकर के एजिटेशन कर रहे हैं, उन्होंने हंगर स्ट्राइक भी की है। इस कारण से बड़ी डिमांड में इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो 6ठी अनुसूची और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 244 से पावर मिलती है। कौन से राज्य हैं ये ऑलरेडी मैंने यहाँ बात कर ली। उद्देश्य क्या होता है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की स्थापना होती है, मैंने बता दिया, और इतनी पावरफुल होती है कि इनके पास जुडिशियल, इनके पास एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव तीनों प्रकार की शक्तियाँ होती है। अब क्या लाभ है क्या नुकसान है वो देख लो। देखो, सबसे पहली बात, आप डिस्ट्रिक्ट को अगर पावर बनाओगे इसका मतलब आपने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किया, लोकतंत्र को आपने ग्राउंड लेवल पे ले जाके उसको फैलाने का काम किया। दूसरा, ऐसी डिस्ट्रिक्ट कहाँ बनेगी जहाँ उनका अलग कल्चर हो, यूनिक आइडेंटिटी हो, ट्राइब्स रहती हो। तो आप क्या कर रहे हो? जो लोकल कल्चर है, जो उनके रीति रिवाज हैं, जो उनकी प्रथाएं हैं, उनको बचाने का प्रयास कर रहे हो। एक चीज़ और, ऐसी डिस्ट्रिक्ट के आसपास, मैंने आपको क्या बोला, सरकार कोई भी बिल या एक्ट पारित कर दे तो इनको आसानी से लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खुद एक्सेप्ट ना करे, यानी कि गवर्नर इफेक्टिवली जब तक अप्रूवल नहीं देता है तब तक वहाँ लागू नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि जो जनजातियाँ हैं, उनके जो भूमि के अधिकार हैं वो तो संरक्षित हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ये ऐसा कभी नहीं करेगी कि आप इन लोगों को उनकी ज़मीन से एलिनेट करो। अब दूसरा, इनके पास सबसे अच्छी बात ये है, इनको फंड मिलता है। कहाँ से मिलता है? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग से फंड आता है और स्टेट गवर्नमेंट अलग से फंड देती है, तो इस कारण से इनके पास ग्रांट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, और इसी के साथ इनका एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक विकास भी होता है। इस कारण से इसकी डिमांड की जाती रही है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि ऐसी डिस्ट्रिक्ट होती है ना, ऐसी डिस्ट्रिक्ट जहाँ बनाई जाती है, एरिया बहुत बड़ा होता है। जैसे मैंने आपको बताया बोडोज वाला एरिया, अगर आपको पता है तो बोडो एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, लेकिन उसका एरिया बहुत बड़ा है। तो उस एरिया के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल काम करे तो थोड़ा सा उनकी लिमिट होती है शहरी क्षेत्र तक, तो वो बाहर वाले एरिया को इतना अच्छे से नहीं देख पाते। तो ये एक जोग्राफिकल फैक्टर हमेशा डिस्टर्ब करता है। दूसरा, अब होता क्या है कि इस बॉडी को आपने बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया। पावरफुल बनाने के कारण क्या होता है? पावरफुल बनाने के कारण क्या होता है कि जो लास्ट जो लोगों की आकांक्षाओं तक पहुंचने का जो विकेंद्रीकरण का एक तरीका है ना, उसमें कहीं ना कहीं लूप होल हमें दिखाई देती है। फिर इनके पास खुद के पास तो कुछ रेवेन्यू क्रिएट करने का सोर्स है ही नहीं, क्योंकि ये अनुदान के ऊपर डिपेंड है और वहाँ से पैसा बहुत मिलता है, तो ये सेल्फ जनरेटिव इनकम का प्रयास कम करते हैं। तो ये एक वित्तीय निर्भरता, यानी कि केंद्र के ऊपर, राज्य के ऊपर एक लायबिलिटी बन जाती है। ये कुछ इसके हमने क्या लिखे हैं, इसकी सीमाएं लिखी है, क्या नुकसान है, और इन्हीं बाधाओं को ध्यान में रखते हुए जो लद्दाख की डिमांड है उसके लिए अभी तक कोई बात हुई नहीं है। लेकिन एक चीज़ बता दूं आपको, जो लद्दाख की डिमांड हुई है इसी शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए, उसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है, उसकी रिकमेंडेशन अभी तक सबमिट नहीं हुई है। तो हमें क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन आप मिला जुला के लिखो कि यस, जहाँ हमारा विशिष्ट क्षेत्र है, जहाँ की सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनको संरक्षण करने का हमें प्रयास करना चाहिए। इसके माध्यम से लोकतांत्रिक हस्तांतरण भी होता है ना, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा करते वक्त हम किसी विशिष्ट क्षेत्र में ऐसी शक्तियां ना दे दें जिससे कि वो आगे चल के भारत के खिलाफ ही क्यों, क्योंकि आपको ध्यान रखना, लद्दाख एक ऐसा एरिया है जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर चाइना से लगती है, उसका नज़दीक है, पॉपुलेशन भी वहाँ पे कम है और चाइना का वहाँ पे इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्लियर? ट्रांसपेरेंसी तो एवरग्रीन टॉपिक है। अब आते हैं पंचायती राज संस्थाओं की वित्त व्यवस्था के बारे में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। PRI इंस्टीट्यूट्स है, जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी। क्लियर है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई, उन्होंने बोला, उनके कुछ बहुत अच्छे आंकड़े थे। उन्होंने कहा यदि आप पंचायत मतलब पूरी इंडिया की जितनी पंचायत है उसकी बात करें, यदि आप उनकी पंचायतों को देखो
तो उन पंचायतों में उन्होंने ये कहा कि हमने ये देखा है कि हर जो पंचायत है सारी अप्रॉक्स मतलब एवरेज किसी भी पंचायत का आप उदाहरण ले लो, एवरेज पंचायत के पास साल 2020-21 में 21 लाख के आसपास और 22-23 के आसपास भी 21 लाख। इन पंचायतों के पास एक साल का फंड कितना है? 21 से 22 लाख के आसपास ही। क्लियर? और इसमें से जो ये 21 से 22 लाख इनके पास फंड है, इस फंड को हम राजस्व कहेंगे। इस राजस्व में से सिर्फ और सिर्फ 1% के आसपास, प्रिसाइसली 1.1% और 1% के लगभग ये राजस्व खुद इकट्ठा करते हैं। इसका मतलब ये है पंचायत के पास खुद का राजस्व इकट्ठा करने का तो स्रोत ही नहीं है। और क्या प्रूफ है? प्रूफ ये है कि साल 2020-21 से लेकर के 22-23 के आंकड़े ये दिखाते हैं कि एवरेज पंचायत के पास फंड कितना है? 22 लाख के आसपास। और उस 22 लाख में से वो पंचायत कितना जनरेट करती है? 1%। तो 1% 22 लाख का कुछ भी नहीं होता है। इसका मतलब पंचायतें इफेक्टिव तौर पे खुद तो कोई फंड जनरेट कर नहीं पा रही है। और यही बात आरबीआई की रिपोर्ट ने निकाली है। और वो कहता है कि जो पंचायत के पास पैसा आता है उसमें 80% तो कौन दे रहा है? केंद्र दे रहा है। और 15% कहाँ से आ रहा है? राज्य के पास। तो 95% पैसा तो यही हो गया, कुछ उसको ग्रांट मिल जाते हैं। तो पंचायत अपने माध्यम से राजस्व इकट्ठा नहीं कर पा रही। कितना कर पा रही? 1%। तो कहाँ से ऑगमेंट हुआ? हम बोलते हैं हमने 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत इनको पावर दी। 1992 की बात है, आज हम किस में चल रहे हैं? 2024 में। 1% रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकता है। तो ये बोलता है कि हमें पंचायतों की वित्त व्यवस्था पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद बोला खर्चा, तो ये भी देखने को आया है कि एवरेज जो पंचायत जिनके पास जितना फंड अलॉट होता है उस खर्चे को भी कई बार नहीं देखती। देखो आप, तो औसत व्यय कितना किया? 2020-21 में 17 लाख के आसपास, जबकि फंड कितना था? 21 लाख। और यदि आप 22-23 में करोगे 12.5 लाख, जबकि था कितना? 21 लाख। अच्छा, ये जो एक्सपेंडिचर है वो कम हुआ है, उसका एक रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। कोविड हुआ था, और कोविड कब हुआ था? साल 2020-21 के अंदर। तो उस वक्त आप पता है कि सरकार ने एक मास एक्सपेंडिचर किया था, तो इस कारण से बाद के वर्षों में कुछ गिरावट देखने को मिली। क्लियर है? उसके बाद जब तक पावर नहीं होगी तो आप सत्ता का हस्तांतरण ढंग से कर नहीं सकते। और ये जो इस प्रकार का अनबैलेंस जो फंड मैकेनिज्म है वो खतरनाक होता है। ये आरबीआई की रिपोर्ट में आया था। और आर्टिकल 243 के अंदर ये पावर्स आती है, तो उसके हिसाब से आप वो देख लेना। अगला है 2023 के अंदर एक इंपॉर्टेंट बिल जो राजस्थान से पारित हुआ था, वो न्यूनतम गारंटीकृत आय को लेके था। ठीक है, मिनिमम गारंटीड इनकम, मिनिमम गारंटीड इनकम। अब आपको ये समझना होगा, ये बिल के 3 कंपोनेंट्स हैं। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, इसमें क्या लिखा उसको छोड़ के। देखो, इन्होंने कहा एक तो हम आपको क्या देंगे? जॉब देंगे। हम आपको एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देते हैं। क्लियर? एक इन्होंने बोला हम आपको पेंशन की गारंटी देते हैं। और एक इन्होंने बोला हम आपको जॉब एम्प्लॉयमेंट हो गया, और देखो जॉब हो गया और पेंशन हो गई, एक और कुछ चीज़ थी बेसिक इनकम। यस, हम आपको इनकम की गारंटी देते हैं। 3 चीज़। अब कैसे दी? इसको ओवरऑल को हमने मिनिमम गारंटी इनकम बोला, और ये काफ़ी चर्चाओं में रहा केंद्र स्तर पर भी, इसलिए ध्यान रखना है। अब जॉब की गारंटी से मतलब क्या है? ये कहना चाहते हैं, देखो जॉब जब ये कह रहे हैं, इनका उद्देश्य ये है जॉब से कि देखो ग्रामीण क्षेत्र के लोग तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत काम करेंगे। 100 दिन का रोजगार है, और राजस्थान के अंदर 25 दिन का रोजगार और ऐड कर दिया गया है। 125 दिन का रोजगार आपको मिलेगा। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो आपको 15 दिन के अंदर उसकी पेमेंट है वो मिलेगी। क्लियर हो गया? अब जो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले हैं, अर्बन एरियाज़ के अंदर, शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए दोबारा राजीव गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम स्टार्ट कर दी गई है। तो इसके अंदर क्या है? उनको 125 दिन का रोजगार मिलेगा। क्लियर है? नहीं मिला तो आपको पैसे मिलेंगे सरकार की तरफ से। तो सबसे पहली बात तो आपको एम्प्लॉयमेंट दे रही है सरकार, और इस एम्प्लॉयमेंट से आपको इनकम शुरू हो जाएगी। दूसरा, यदि ये आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता तो सरकार आपको पैसे देगी। क्लियर? अब तीसरा, पेंशन। चाहे आप ओल्ड एज हो, विडो हो, जो भी आप आपकी एज 75 प्लस है, आप 60 प्लस हो, दीर्घायु हो, और आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, सरकार आपको 1000 रुपीज़ पर मंथ, इररेस्पेक्टिव आप लेडीज़ हो, फीमेल हो, सीनियर सिटीजन हो, सबको 1000 रुपये मिनिमम किसी ना किसी इंसान को देगी ही देगी। अब ये तो हो गया क्लियर। अब देखो, इसमें ये मत सोचना कि जॉब वाले को मिलेगा नहीं, ये सब उनके लिए है जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो उन लोगों के लिए। अब 1000 पर मंथ से उसका घर चलेगा नहीं चलेगा वो नहीं पता हमें, क्योंकि सरकार क्या बोल रही है? मिनिमम गारंटीड इनकम, कम से कम आपको इतना मिलेगा। उसमें आपका जीवन यापन होगा या नहीं होगा वो सरकार नहीं बोल रही। क्लियर है? अब आपको ये भी समझना होगा कि जो पेंशन 1000 रुपये पर महीना दिया है सरकार ने इसके साथ प्रोविजन दे डाला कि इसको हम सालाना 15% की वार्षिक दर से बढ़ाएंगे। कितनी? 15%।
15%। और 15% वार्षिक ये दर बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि सरकार क्या टारगेट कर रही है, जो महंगाई होती है, इन्फ्लेशन होती है, उस इन्फ्लेशन को भी लोगों की इनकम के साथ कैसे न कैसे जोड़ा जाए, ताकि जो महंगाई बढ़े तो लोग उसके हिसाब से अपना जीवन यापन कर सके। इसीलिए जो इनकम थी, मिनिमम इनकम गारंटीड इनकम, जो अशोक गहलोत गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप स्कीम थी, बहुत तगड़ी योजना है, ये लेके आए थे। हालांकि इससे क्या होगा, राज्य सरकार के ऊपर करीब करीब 2500 करोड़ का हर साल वित्तीय भार बढ़ेगा। इसको लेके क्रिटिसाइज भी किया गया, परंतु मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूँ, मतलब ये मेरा पर्सनल, अगर मैं या आपकी जगह होता तो मैं एक ज़रूर बात डालता, तो शायद अगर आप भी एग्ज़ाम बैठे तो ये जरूर ध्यान रखें। साल 2018-19 में जब हमारी सरकार बनी थी, ये पिछली गवर्नमेंट, अब तो गवर्नमेंट चेंज हो चुकी, उस वक्त हमारे राजस्थान की अगर आप देखें जीडीपी का आकार कितना था, तो लगभग 9 लाख करोड़ के आसपास। जिनको मेरे आंकड़ों पे संशय है वो जाके इकोनॉमिक सर्वे को एक बार रिव्यू कर लेना, कुछ पॉइंट्स में फिगर्स हो सकता है, मैं मोटी मोटी फिगर बता रहा हूँ। 9 लाख करोड़ के आसपास हमारा जीडीपी था। अब 2022-23 का आप जाके फिगर देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि 15.5 लाख करोड़ के आसपास हमारा फिगर पहुंच गया था। तो आप देखो 9 लाख से 15.5 कितने सालों में, 19, 20, 21, 22, मतलब 4 साल के अंतराल में हमारी जीडीपी का आकार कितना बढ़ गया। ऑलमोस्ट अगर मैथमेटिकल राउंड फिगर के हिसाब से निकालूँ तो 1 सेकेंड में लेट मी रब, ये जो अगर राउंड फिगर के हिसाब से निकालूँ तो करीब करीब 75% ग्रोथ हमारी किस में हुई है, ये ग्रोथ हुई है हमारी जीडीपी के अंदर। और फिर इंडस्ट्री वगैरह भी लग रही है, हमारा कॉरिडोर्स भी निकल रहे हैं, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, समझो कोई शक नहीं है। और राजस्थान पिछले 5-6 सालों में इंडिया में हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक स्टेट्स में था, मतलब जो हमारी ग्रोथ रेट थी वो हम ऊपरी राज्यों के अंदर थे, ठीक है। तो ये जो 75% हमारी जीडीपी के आकार में वृद्धि हुई है ना, इसने हमारे स्टेट को एक फिजिकल स्पेस दिया है कि आप कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पूर्ति कर सकते हैं। इसीलिए 2500 करोड़ का जो सालाना खर्चा है एवरी ईयर, मुझे लगता है कि सरकार इसको कर सकती है। और एक चीज़ याद रखना, सरकार चेंज हुई है तो हो सकता है आपको इसी स्कीम को क्रिटिकली इवैल्यूएशन करने के लिए बोल दें, तो आपको ये फैक्ट एंड फिगर डालना है। इस फैक्ट एंड फिगर डालने से आपका काम बन गया, आप छोड़ दो, बाकी एग्जामिनर अपना नंबर देगा। क्लियर है? तो हमने इसके एस्पेक्ट कवर कर लिए मिनिमम गारंटी इनकम के। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट, राजस्थान एकमात्र इंडिया में ऐसा स्टेट है जो गिग वर्कर्स होते हैं, गिग वर्कर या गिग कर्मकार किसको बोलते हैं, देखो, जो कि प्राइवेट काम करते हैं, जिनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और वो प्राइवेटली किसी कंपनी के साथ काम करके और उसके साथ एसोसिएशन जुड़े हुए हैं, जिसका सरकार के पास किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो वो गिग वर्कर हो गए। लेकिन ये जो गिग कर्मकार होते हैं, इनकी हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ी भूमिका है। फॉर एग्जांपल एमएसएमई इंडस्ट्री है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, वो किस प्रकार से हमारी इकोनॉमी को सहयोग करते हैं आप जानते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो गिग वर्कर्स हैं वो भी हमारी इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो राजस्थान सरकार क्या कर रही है, वो ये देख रही है, राजस्थान सरकार ये देख रही है कि ये जो गिग वर्कर्स हैं, ये गिग वर्कर्स हमारी मतलब इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इन गिग वर्कर को यूज़ कौन करता है, जोमेटो, स्विगी, ये प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, और वो क्या बनाते हैं, इनको पार्टनर बोलते हैं, ये तो हमारे पार्टनर हैं। पार्टनर बना के उनको धोखा देते हैं। कैसे धोखा देते हैं, पार्टनर बना के वो उनको क्या बोलते हैं, यदि प्रॉफिट होगा तो उसमें से आपको कुछ हिस्सा मिलेगा, यानी कि है तो वर्कर्स, एक्चुअली बनाया उन्होंने उसको पार्टनर है, तो जो वर्कर के बेनिफिट हैं वो उनको नहीं मिल सकते। इसीलिए राजस्थान ने बोला कि हम एक एक्ट लेके आ रहे हैं जिसका नाम क्या होगा, प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर। इंग्लिश में अगर मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2023 पारित हो गया, इंडिया में चर्चाएं चली। अब ये क्या किया आपने इस एक्ट के तहत, सबसे पहले आप इसके अंदर जो गिग वर्कर है उनका रजिस्ट्रेशन करोगे। कैसे करोगे, एक पोर्टल बनेगा। दूसरा, हम क्या कर रहे हैं, इस पोर्टल के माध्यम से, इनके रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इनको हम जो हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उनके नज़दीक लेके आएंगे और इन योजनाओं तक इनको पहुंचाएंगे। फिर हमने इनकी निवारण के लिए एक गिग वर्कर्स की सुनवाई के लिए हमने एक गिग वर्कर्स का बोर्ड बनाया है, वहाँ इनकी बातें सुनी जाएगी और उनका निवारण होगा। इसके अलावा एक गिग वर्कर फंड बनाया है, एक वेलफेयर जो चार्ज है वो उन कंपनियों से लेंगे। उसके बाद जो एग्रीगेटर्स हैं उनके द्वारा, एग्रीगेटर्स का मतलब ये है कि जो कंपनियां जिनके लिए काम करते हैं उनके द्वारा जब भी कोई काम किया जाएगा तो उसमें से कुछ पैसा वो गिग वर्कर्स को देंगे, और यदि यहाँ पे जो भी डिसीजन लेता है उसका पालन नहीं करेगी तो इन कंपनियों के ऊपर फाइन भी लग सकता है। क्लियर है? तो ये गिग वर्कर्स के एक्ट को लेकर के बहुत सारी बातें बाहर निकल गई। अब व्हाट विल द राजस्थान गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड डू, हाँ ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, वेलफेयर बोर्ड बनेगा। ये क्या करेगा, पहली बात तो ये
इस बिल को, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को लागू करेगा। फिर इनका मैंने बताया कि जो गिग वर्कर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन करेगा, जिनके पास वो काम कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन करेगा। फिर जो कंपनियों के पास जो काम कर रहे हैं उनसे वेलफेयर सेस कलेक्ट करेगा। उसके बाद एक कमेटी बनाएगा जो ये देखेगा कैसे काम चल रहा है या नहीं बन रहा है, और इन लोगों को सोशल सिक्योरिटीज़ के पास ले जाएगा, उन स्कीम से जोड़ेगा। बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकारें बदलती हैं, लेकिन ये जो कुछ इंपॉर्टेंट बिल होते हैं वो चर्चाओं में रहते हैं। हमने इन्हीं बिल्स को क्यों लिया, अब मैं आपको बताता हूँ। आपने बहुत सारा डाटा पढ़ा होगा, और होता क्या है, एग्ज़ाम में सब मिक्सअप हो जाता है। अब ये जो इम्पॉर्टेंट बिल हम चर्चा कर रहे हैं, ये जो हमने मिनिमम बेसिक गारंटी इनकम की बात करी, ये जो चीज़ें क्या है ना, एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जो हमारी एक्सपीरियंस फैकल्टी उनको लगता है इनकी आने की संभावना ज़्यादा है। ये सारा खेल संभावना को ही है। अब जो आप जो डिस्कशन को फॉलो कर रहे हैं, आप डायरेक्टली ये पॉइंट्स एग्ज़ाम में जाके लिखोगे, क्योंकि आज 22 दिन 20 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है। तो आप ये जब एग्ज़ाम में इसको प्लॉट करोगे, देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को आपको मार्क्स मिले। सो हैंस फोर्थ इसी कारण से हम आपके सामने यहाँ पे ये सब चीज़ें लेकर आए हैं। एंड आई अप्रिशिएट कि आप लोगों का जो पार्टिसिपेशन है बहुत अच्छा है, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। और आप लोगों को भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जिस क्वालिटी के साथ आपको कंटेंट दे रहे हैं और कनेक्शन बनाए हुए हैं। मोर ओवर, इफ़ एनीथिंग, एनी हेल्प यू रिक्वायर्ड हमारे एंड से, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, कम्युनिकेशन नेटवर्क पे, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन पे जहाँ ये वीडियोस वगैरह देख रहे हो वहाँ पोस्ट कर सकते हो। मोर ओवर, पॉलिटी की क्लास हमारी यहाँ पे ये सेगमेंट ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा यहाँ से बजट आई थिंक स्टार्ट होता है। सो हम कौन सा पोर्शन लेंगे, इकोनॉमी का ही पोर्शन मोस्टली आएगा, जिसकी आप लोगों की बड़ी डिमांड थी। और इकोनॉमी का पोर्शन ले आएंगे, कौन सा पहले लाएंगे कौन सा बाद में लेंगे देख लेंगे। IR हो चुका है, आपके मिसलेनियस इन्वायरमेंट के टॉपिक्स बड़े क्लियर करवा दिए थे, पॉलिटी हो चुकी है नाउ, और साइंस के अंदर भी हमने साइंस वाली सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसके अंदर स्पेस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन आपका आई थिंक एक क्लास हो चुकी है, दूसरी भी आ जाएगी। उसकी बुक्स आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हमने ऑलरेडी अवेलेबल कराई है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसको हमने ये डिसाइड किया है कि जो बाकी हमारे जो यूट्यूब कम्युनिटी है या टेलीग्राम कम्युनिटी पे लोग जुड़े हुए हैं उनको वी आर गिविंग एज ए फ्री PDF। सो प्लीज़ डाउनलोड एंड रीड इट, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कंटेंट के साथ बने रहें। कुछ दिन की और बातें, आई गिव यू बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन। अपनी प्रिपरेशन में जान लगा दो। एंड यस, अगर आपको हमारा इनिशिएटिव मेहनत अच्छी लगती है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करके जाएं, कमेंट करके जाएं, एटलीस्ट कुछ लिख के जाएं, ताकि पता चले एफर्ट्स कैसे हैं। वी विल मीट अगेन टुमारो। थैंक यू सो मच।